थोड़े से ही लोग थे, इसलिए मैं फिर बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं गया। उसकी समरी यही थी कि हम लोगों ने कुछ SR लैचेस और D लैचेस वगैरह कवर किए थे, और एक जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने इसको बार बार रिपीट किया था कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स ये दोनों एक चीज़ नहीं होते। दोनों में एक बेसिक फर्क होता है। हाँ, दोनों में डेटा स्टोर होता है, दोनों में एक बिट स्टोर होती है, लेकिन इन दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है, जबकि जो फ्लिप फ्लॉप है वो एज ट्रिगर्ड होता है। लेवल किस चीज के लेवल ट्रिगर्ड होता है? क्लॉक के। सो ये सारी चीजें क्लॉक के साथ चलती हैं। तो क्लॉक का लेवल ट्रिगर का मतलब है कि या क्लॉक का हाई लेवल या लो लेवल, यानी कि लैच जो है वो या हाई लेवल पे काम करेगा, यानी उसमें डेटा आप सिर्फ उस वक्त स्टोर करवा सकते हैं जब क्लॉक हाई हो, और कुछ लैचेस ऐसे होंगे जिसमें आप डेटा सिर्फ तब स्टोर करवा सकते हैं जिसमें क्लॉक लो हो। तो एक लैच फिक्स्ड होता है जो हाई फेज लैच होता है, यानी कि हाई क्लॉक के ऊपर चलता है, वो बस उसमें डेटा आप जब चेंज करवाते हैं तो तब भी करवा सकते हैं जब क्लॉक हाई हो। क्लॉक लो के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मीनिंग के वो उसमें आप डेटा जो है वो चेंज नहीं करवा सकते। जबकि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर्ड है। एज ट्रिगर्ड का ये मतलब है कि उसमें डेटा सिर्फ ये जो आपकी राइजिंग एज आती है ना क्लॉक की, इसके ऊपर आप चेंज करवा सकते हैं। बाकी टाइम चाहे क्लॉक हाई हो चाहे लो हो, आप उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ डेटा को अपने इनपुट के ऊपर देखता है, जब राइजिंग एज आती है तो वो उसके साथ उसको चेंज कर देता है, और फिर उसके अंदर डेटा वो ही रहता है टिल द राइजिंग एज कम्स। तो इसमें भी दो तरह के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हमारे फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो राइजिंग एज के ऊपर ट्रिगर होते हैं, और जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है वो फॉलिंग एज के ऊपर होते हैं। लेकिन एक फ्लिप फ्लॉप फिक्स्ड होता है, यानी ये नहीं होता कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है वो कभी राइजिंग पे हो रहा है और कभी फॉलिंग पे हो रहा है। जो भी जो उसका डिजाइन है उसके मुताबिक वो या राइजिंग एज ट्रिगर्ड होगा या फॉलिंग एज ट्रिगर्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंक्रोनस लॉजिक कहते हैं। सिंक्रोनस का वर्ड जहां पे भी आए, सिंक्रोनस से आपको समझ आ जानी चाहिए दैट मींस के इट इज रिलेटेड टू क्लॉक, और ये अब इसके जितने भी चेंजेस होंगे वो क्लॉक के हिसाब से होंगे। ठीक है, क्लॉक की राइजिंग एज पे या क्लॉक के हाई फेज पे या क्लॉक की फॉलिंग एज पे या क्लॉक के लो फेज के ऊपर। तो ये हम लोगों ने समरी बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो किसी का या कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। ये लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड बता दें। ये लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड तो मैंने अभी बताया। लेवल ट्रिगर्ड का मतलब ये है कि उसमें जो डेटा है ना आप, वो सिर्फ आप जब क्लॉक हाई होगी तो आप उसमें लिखवा सकते हैं, जब क्लॉक हाई होगी। ठीक है, ये लेवल ट्रिगर्ड है। एज ट्रिगर्ड का मतलब है आप डेटा सिर्फ तब लिखवा सकते हैं जब क्लॉक की एज आएगी, उसके अलावा नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, ये हमारा क्लॉक्ड SR लैच है। तो लैच का वर्ड ये है कि ये लेवल ट्रिगर्ड है। ठीक है, क्लॉक जब हाई होगी तो ये इसमें ये डेटा आप लिखवा सकेंगे, जब क्लॉक लो हो जाएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्लॉक्ड D लैच है, ये भी लेवल ट्रिगर्ड है। इसकी अगर हम टाइमिंग डायग्राम देखें तो आप ये देखें, ये इसकी इनपुट है D, ठीक है, और ये इसकी आउटपुट है Q। अब यहाँ पे डेटा पहले लो था, क्या चीज? स्क्रीन दोबारा शो कर दो, अब ठीक शो हो रही है, आगे हो रही है ये, अब आप देख सकते हैं क्लॉक D लैच। यस सर, शो हो रही है। अच्छा अच्छा, ये क्लॉक D लैच जो है इसके अंदर ये इसकी इनपुट है D, ये इसकी आउटपुट है Q। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्लॉक दी हुई है। अब अगर हम डेटा की टाइमिंग डायग्राम देखें तो डेटा यहाँ पे लो है, फिर ये हाई हो जाता है, फिर ये लो हो जाता है, और फिर ये लो ही रहता है। ठीक है, और ये हमारी है क्लॉक। तो क्लॉक यहाँ पे लो है, फिर ये हाई है, फिर लो है, एंड फिर हाई है। इस तरह से हमारी क्लॉक भी चल रही है। अब जो हमारा क्यू है, आप देखें कि क्यू जो है वो लो था। ठीक है, क्यू चेंज होके हाई कब हुआ? क्यू ने डी को फॉलो करना है,
बेसिकली जो भी डी होगा अल्टीमेटली उसने क्यू के ऊपर आना है, ठीक है। तो डी जो था आप देखें यहाँ पे 1 हो गया था, ओके, लेकिन आपका क्यू चेंज नहीं हुआ। क्यू कब चेंज हुआ है? जब क्लॉक हाई हुई है, यहाँ पे आके आपका क्यू चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जब आपकी क्लॉक लो हो गई है तो इस दौरान क्यू भी लो हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्यू लो है, लेकिन आपका सॉरी डी लो हुआ, लेकिन आपका जो क्यू है वो लो नहीं हुआ, क्यू हाई रहा है, क्योंकि क्यू जो है वो लो, जो ये क्लॉक की लो एज है, लो फेज है, इसमें ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब क्लॉक का फिर दोबारा हाई फेज आया है तो आप देखेंगे फिर ये नीचे चला गया जो आपका क्यू है, यानी कि क्यू जो है वो आप डेटा पे जो मर्जी चेंजेस करते रहें, क्यू वेट करेगा टिल इट गेट्स द हाई फेज, और हाई फेज पे जो भी क्यू की वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी। लेकिन जब क्लॉक का लो फेज होगा तो उस दौरान अगर क्यू चेंज होता भी है, ये चेंज है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट। ओके, सो ये क्लियर है हर एक को? सर लैच और डिफरेंस होता था। सॉरी, आप रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट गई थी। लैच और डी फ्लिप फ्लॉप क्या डिफरेंस होता है? लैच मैंने आपको ये बताया ना, जैसे से लैच लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, ये हाई या लो पे होते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो एज ट्रिगर्ड होते हैं, वो सिर्फ एज के ऊपर देखते हैं डेटा क्या है। तो सर इनमें तो क्लॉक और उसका डिफरेंस नहीं होता था कि एक में क्लॉक होती थी और नहीं वो नहीं नहीं नहीं, एक नहीं में बिल्कुल ना बिल्कुल गलत है। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स दोनों क्लॉक के साथ होते हैं या दोनों क्लॉक के बगैर भी होते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट द इशू। लैच भी बगैर क्लॉक के भी हो सकता है, क्लॉक के साथ भी हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप भी बगैर क्लॉक के भी हो सकता है, क्लॉक के साथ भी हो सकता है। फर्क आता है कि जब वो क्लॉक के साथ होते हैं तो वो ट्रिगर किस तरह होते हैं, तो उनकी ट्रिगरिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। लैचेस लेवल सेंसिटिव है और फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो एज सेंसिटिव है। ओके सर, ठीक, अच्छा, ये क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, चलेंगे, तो अब हमने रिवाइज कर लिया। अगर किसी को कोई इशू है फ्लिप फ्लॉप्स या लैचेस के साथ, तो वो आप जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर में डीएलडी की बुक थी मॉरिस मैनो की, उससे एक दफा आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस होंगी, उस पर आप टाइप करके कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप, तो आपको वो फर्दर वो सिमुलेट करके भी वीडियोस में नजर आ जाता है। तो अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो कि फ्लिप फ्लॉप किस तरह काम करता है या लैच किस तरह करता है, तो आप यूट्यूब के ऊपर फर्दर इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आगे हमारे स्टेट एलिमेंट्स ऑन द डेटा पाथ रजिस्टर फाइल। अगेन स्टेट एलिमेंट, कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज अ स्टेट एलिमेंट? व्हाट इज अ स्टेट एलिमेंट? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी? ये हमने मेकअप क्लास में किया था। स्टेट एलिमेंट होते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, सो दे स्टोर डेटा, ओके। उसको हम स्टेट कहते हैं प्रोसेसर की, यानी कि कौन सा चीज कहाँ पे सेट है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 0 है। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं। हमने बात की थी कि आपके यानी ये मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। असल में जब आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते ना, तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेसर के अंदर फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक है एलिमेंट्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा कॉल्ड कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स, और दूसरे हैं एलिमेंट्स दैट कंटेन डेटा कॉल्ड स्टेट और सीक्वेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स दैट कंटेन डेटा उनको हम लोग स्टेट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके ब्लॉक्स हैं जो डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, उनको हम कॉम्बिनेशनल एलिमेंट्स कहते हैं। सो ये क्लियर है हर एक को? जी सर। अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं स्टेट एलिमेंट्स ऑन द डेटा पाथ रजिस्टर फाइल। सो द फर्स्ट स्टेट एलिमेंट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट एलिमेंट होता है
प्रोसेसर के अंदर, वो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल क्या है? एक ब्लॉक है हार्डवेयर का जिसके अंदर, ये अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स जो हैं वो एक अरे ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। सो इसके अंदर एक रजिस्टर है, उसके अंदर इस तरह से करके डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं पड़े हुए, ठीक है। तो ये जो मिप्स आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हर रजिस्टर जो है वो है 32 बिट्स का। 32 बिट्स का मतलब है कि उसमें एक रजिस्टर के अंदर 32 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कनेक्टेड है, और इनके ऊपर आप 32 बिट का कोई भी डेटा राइट करवा सकते हैं। राइट किस तरह करवाएंगे? 1010 जो भी है, किसी फ्लिप फ्लॉप को 1 पे सेट कर देंगे, किसी कोई 0 पे हो जाएगा, बाकी 1 पे हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप इसका डेटा जो है वो लिखवा देंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने ये बात की कि चूंकि हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं, इसलिए इसका जो एड्रेस होगा इस रजिस्टर का, किसी भी रजिस्टर, हर रजिस्टर का एक नाम होना चाहिए। ज़रा आपने उस रजिस्टर को रीड करना है। अब नाम तो हम रख नहीं सकते बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी के अंदर हम बिट्स ही रखते हैं, तो हम 5 बिट्स जो हैं वो रखेंगे। सो लेट्स से बिट्स 00000, ये पहले रजिस्टर का एड्रेस हो जाएगा। फिर 00001 ये दूसरे रजिस्टर का एड्रेस हो जाएगा, टिल वी गो टू 11111, ये आपके 32nd जो रजिस्टर होगा उसका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बिट्स हमें चाहिए क्योंकि 2 raised to power 5 is actually equal to 32. So that is why we need 32, we need 5 bits, ठीक है। तो ये हमारी रजिस्टर फाइल है। यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर रीड रजिस्टर नंबर 1, सो एक एड्रेस आ रहा है इसमें, एक ये रीड रजिस्टर नंबर 2, ठीक है। ये एक है राइट रजिस्टर। सो इसके 2 इनपुट्स हैं, इसमें आप इकट्ठे जो है 2 रजिस्टर्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं किसी एक वक्त में। हैं तो इसके अंदर 32 रजिस्टर्स, ठीक है, लेकिन किसी एक वक्त में आप 2 रजिस्टर्स को रीड कर सकते हैं उनके 5 बिट के एड्रेस देके। तो ये पहले रजिस्टर का डेटा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा आउटपुट के ऊपर, और जो दूसरा रजिस्टर है उसका डेटा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इसके 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं, रीड डेटा 1 और रीड डेटा 2, दोनों 32 बिट्स के हैं। और उसके अलावा इसके पास एक पोर्ट आपके पास यहाँ इनपुट पे है 5 बिट्स का ही, वो राइट रजिस्टर है। यानी इन 32 में से किसी एक रजिस्टर पे अगर आप डेटा लिखवाना चाहते हैं तो उस रजिस्टर का पहले आप एड्रेस देंगे 5 बिट्स का, और यहाँ पे आप वो 32 बिट का डेटा देंगे, जो भी डेटा है, किसी का नाम आप लिखवाना चाहते हैं, जैद, हारिस, बकर, तो वो आप 32 बिट में यहाँ पे राइट डेटा करेंगे, उसका एड्रेस देंगे किस रजिस्टर में लिखवाना है आपने, तो वो इसके अंदर वो लिखा जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। ये इसका कंट्रोल सिग्नल है राइट का। तो इसको आप असर्ट करेंगे, यानी इसको जैसे कि आप 1 देंगे तो जो भी डेटा होगा वो इसके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लिखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर एड्रेस। तो ये आपकी रजिस्टर फाइल होगी। रजिस्टर फाइल विद 2 रीड पोर्ट्स एंड 1 राइट पोर्ट। तो ये इसके 2 रीड पोर्ट्स हैं, एक राइट पोर्ट है, और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इसमें कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं। चले मैं अटेंडेंस तब तक डाउनलोड कर लूं, गिव मी 1 मिनट। आज है अप्रैल 26 गोल। ओके जी, अब कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है तो यस बोल दें। यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब हम लोग इसके ना थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि ये जो रजिस्टर फाइल, ये जो मैंने आपको डब्बा यहाँ पे बना के दिखाया है, इस डब्बे के अंदर है क्या, ठीक है। अच्छा, इस डब्बे के अंदर क्या है? इस डब्बे के अंदर जो है बेसिकली ये आपके वो रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर n-1 और रजिस्टर n। सो वी हैव लाइक 32 रजिस्टर्स। कुछ प्रोसेसर्स में 64 भी हो सकते हैं, कुछ में 16 भी हो सकते हैं, कुछ में 8 रजिस्टर्स ही होते हैं। तो ये हमारे हो गए रजिस्टर्स, ठीक है।
इन रजिस्टर्स की आउटपुट जो है वो आप देखें कि दो मक्सेस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो मक्स है ये सेलेक्ट करेगा, मतलब ये इसके मतलब इस दोनों मक्सेस को कि लेट्स से अगर 32 रजिस्टर्स हैं तो 32 ही इनपुट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आउटपुट्स हैं इन रजिस्टर्स की, ये सारे के सारे इस मक्स के साथ भी कनेक्टेड हैं और दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जो मक्स की जो सिलेक्ट लाइंस हैं वो बेसिकली आपका एड्रेस होगी, क्योंकि इसकी 32 इनपुट्स हैं तो मक्स की 5 सिलेक्ट लाइंस होंगी, और ये 5 सिलेक्ट लाइंस जो हैं ये वो हैं जो हमने यहाँ पे बात किया था कि इसका 5 बिट का एड्रेस है। तो 5 बिट का एड्रेस एक्चुअली जा कहाँ पे रहा है, मक्स की सिलेक्ट लाइंस को। तो जब मैं उसको 0000 देता हूँ एड्रेस, ठीक है, तो ये जो पहली मक्स की सिलेक्ट लाइन है ये सिलेक्ट हो जाती है, ये कनेक्टेड है रजिस्टर 0 से, तो रजिस्टर 0 का डेटा आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाता है। अगर मैं इसको देता 000001 तो रजिस्टर 1 का डेटा आउटपुट के ऊपर अपीयर हो जाता है। तो वो आपके एड्रेस पे डिपेंड करता है जो आपने यहाँ पे दिया है। इसी तरह से एक और मक्स भी यहाँ पे कनेक्टेड है, और मैंने जिस तरह से बताया था कि हम दो रजिस्टर्स को इकट्ठा रीड कर सकते हैं। तो दूसरे रजिस्टर का जो भी नंबर है, जो भी एड्रेस है, वो मैं इस मक्स को यहाँ पे दे दूंगा, तो दूसरे रजिस्टर को ये रीड करके डेटा दे देगा। तो दो रजिस्टर्स मैं इकट्ठे एक वक्त में रीड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास दो मक्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर मेरे पास एक मक्स लगा होता तो मैं सिर्फ एक रजिस्टर को एक वक्त में रीड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि दो हैं तो मैं दो को रीड कर सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। समझ आ रही है अब ये हार्डवेयर किस तरह लिंक हो रहा है आपके एड्रेस के साथ, कि आपने रजिस्टर का एड्रेस दिया, रजिस्टर मक्स से कनेक्ट हुआ, मक्स की सिलेक्ट लाइंस ने उनमें से एक रजिस्टर को सिलेक्ट किया और डेटा आउटपुट पे दे दिया। और ये जो मक्स की एक लाइन आउटपुट पे, ये एक नहीं है, ये एक्चुअली 32 बिट्स हैं, ये 32 लाइनें हैं जी। सो क्लियर है तो यस बोल दें, नहीं क्लियर तो नो बोल दें। क्लियर सर, क्लियर है। अच्छा, तो ये आपकी हो गई पोर्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम अब राइट साइड के ऊपर देखें तो ये राइट पोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। राइट पोर्ट रिमेंबर ये वाला था, इसमें एक राइट रजिस्टर है जो आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, 5 बिट्स के साथ ही, और 32 बिट का जो डेटा होता है वो आप उस रजिस्टर में जो आपने सिलेक्ट किया होता है वो लिखवा देते हैं। तो राइट पोर्ट किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है? राइट पोर्ट एक डिकोडर से इंप्लीमेंट हो रहा है। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर DLD, डिकोडर क्या होता है? डिकोडर को अगर आप 2 बिट्स देते हैं तो उसकी 4 आउटपुट्स होती हैं और इनमें से कोई एक डिपेंडिंग ऑन द बिट्स ऑन हो जाती है। यहाँ पे आपका एक डिकोडर है जो कि है 5/32 का डिकोडर। तो इसकी 5 इनपुट्स हैं और इसकी 32 आउटपुट्स हैं। तो रजिस्टर नंबर वही एड्रेस है रजिस्टर का। मसलन अगर मैं 0000 दूंगा एड्रेस, तो ये जो पहली लाइन है डिकोडर की ये ऑन हो जाएगी और ये डिकोडर इनेबल कर देगा रजिस्टर नंबर 0 को, ठीक है। और रजिस्टर नंबर 0 पे जो डेटा है ये D लिखा हुआ है, ये D फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स हैं, ये यहां से मैं इसमें डेटा भेजना शुरू कर दूंगा। तो 32 बिट का डेटा मैं इसके थ्रू भेज दूंगा बाय सिलेक्टिंग दिस लाइन जो कि 0 है डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर नंबर। उसी तरह से 11111 की केस में आखिरी रजिस्टर सिलेक्ट होगा और आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो डेटा जो है आपकी डेटा लाइन वो तमाम रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर एड्रेस इनमें से किसी एक रजिस्टर के ऊपर वो डेटा लिखा जाता है। तो इस तरह से हम राइट पोर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? इस पे कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अगली स्लाइड खैर हमारे से रिलेवेंट नहीं है। वो कहता है ऑल कंपोनेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड शैल डिस्कस कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग वेरिलॉग, रेफर टू आवर वेरिलॉग स्लाइड्स एंड एग्जांपल्स। सो वेरिलॉग इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो पूरा आपका हार्डवेयर है ना, ये आप वेरिलॉग जो लैंग्वेज है उसमें आप कोडिंग करके इसको पूरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
आपको हार्डवेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फिर स्पेशल चिप्स होती हैं जिनके ऊपर ये हार्डवेयर खुद ही बन जाएगा। खुद ही तो नहीं बनेगा, जाहिर है वो एक मशीन बनाएगी, लेकिन वो उस कोड को पढ़ के आपका पूरा हार्डवेयर बना देगी, खुद ही कनेक्ट कर देगी सारे सिग्नल्स को। ठीक है जी, अब हम अगला टॉपिक करते हैं। पिछले टॉपिक्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चलें सर, आगे चलते हैं। आगे चलें, ठीक है, वेरी गुड। मेरी आवाज कट रही है? मेरी आवाज कट रही है? नो सर, आवाज पहले आती है, स्लाइड बाद में शो होती है। हाँ यार, ये तो स्लाइड का डिले है, या मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, जो लोग इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं वो जरा हैंड रेज करें। 13 अटेंडीज आ रहे हैं, मैं देखता हूँ एक्चुअली हैं कितने। सो हैंड रेज करें, लेट्स सी हाउ मेनी आर एक्चुअली लिसनिंग। छः, 7। सो क्लास में 20 स्टूडेंट्स, 20 में से 13 अटेंडीज हैं। अटेंडी का मतलब है कि वो लॉग इन हुए हैं कम से कम, और उसमें से 7 जो हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट है। 13 लोग हैं ही नहीं क्लास में। मुझे आप ये बताएं कि वो 13 लोग बगैर पढ़े, ना बुक को, ना मेरा लेक्चर सुने, ना स्लाइड सुने, क्या वो पास कर लेंगे कोर्स? इतने वो लायक हैं? और अगर वो हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर बाद में अगर उनका एफ आता है तो फिर वो शोर ना मचाया करें। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर, सही कह रहे हैं, है ना? ये जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा पास हो जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। फिर ये स्टूडेंट्स जो ना क्लास अटेंड करते हैं, ना असाइनमेंट खुद करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर बाद में सबसे ज्यादा शोर भी ये मचा रहे होते हैं, ओ जी हमारे साथ बड़ी जाती हो गई, हम तो 100 डिजर्व करते थे, हमें आए हमारे 2 नंबर हैं खाली। बहरहाल हमारा काम तो आपको पढ़ाना है, आगे जो पढ़ना चाहता है पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता तो हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं पढ़ा सकते, तो क्या किया जाए। चले हैंड्स डाउन कर लें, हम आगे चलते हैं। अच्छा अभी जी जी सर, हमने अटेंडेंस डाउनलोड कर ली जी, अभी की आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सर, दोबारा कर लें, मैं भी आया हूँ। आए हाय, चले यार, आप तो हमेशा क्लास में होते हैं, आपके लिए मैं कर लेता हूँ। खैर दोबारा मैंने डाउनलोड कर लिया। थैंक यू। April 26 whole new special case। अच्छा, अब मुझे तो वैसे फिलहाल ये भी बात समझ नहीं आ रही कि पता नहीं 17 से तो इन्होंने तो कहा है कि भी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी और हम आपके एग्जाम्स लेंगे, अभी तक तो यही ऑर्डर्स हैं। लेकिन कोरोना जितना इस वक्त लाहौर में फैला हुआ है, मुझे नहीं पता कि अगले कोई 10-15 दिन में इतना कम हो जाएगा कि सब लोग सेफली क्लास में आके बैठ के एग्जाम दे लें, या पता नहीं क्या। आप लोगों को क्या लगता है अगले 10-15 दिन क्या होगी कोरोना की सिचुएशन? सर, इंडिया जैसी होनी है जिस तरह हमारे हालात हैं। हाँ, मुझे तो यही डर है कि इंडिया में हमेशा जो भी कोरोना आया है ना, वो हमसे पहले आ जाता है और उसके बाद वही चीज पाकिस्तान में रिपीट होती है। तीनों वेव्स में यही हुआ है, हम पहले खुश हो रहे होते हैं कि हम बच गए, इंडिया में तबाही आ गई है, उसके बाद वही चीज हमारे यहाँ हो जाती है और उसके बाद फिर वो खत्म होती है। तो अगर हम इंडिया से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पीछे हैं तो फिर मुझे तो लगता है 2-3 हफ्ते बाद ये ज्यादा पीक करेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे सबसे ज्यादा डर है ईद का। ईद पे सारे लोग जो हैं एक दूसरे को मिलने चले जाएंगे, सोशल गैदरिंग्स होना शुरू हो जाएंगी, हर एक ने ईद मिलनी है, नहीं मिलेंगे तो कभी फूफी नाराज हो जाएगी, किसी का चाचा नाराज हो जाएगा, और ये सब लोग मिलके तो ईद के 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे किस तरह से ये और ज्यादा फैल जाएगा। यस सर, ये कोरोना फैला ही फुप्पियों की वजह से है सर, ये बहुत नाराज होती हैं। क्या चीज? मैंने कहा फैला ही फुप्पियों की वजह से है सर। हाँ, फुप्पी बहुत खतरनाक होती है, ये तो मुझे पता है बात, बिल्कुल। ठीक है, तो चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हम लोग जो है ना 3 मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो देखेंगे मिप्स की। पहली है सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन, फिर दूसरी है मल्टी साइकिल, और फिर तीसरी है पाइपलाइनिंग। असल इम्प्लीमेंटेशन जो है रियल जो वर्ल्ड में हुई होती है ना, वो पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन होती है। सारे प्रोसेस में आप इंटेल का कोर
कोर i3 ले लें, कोई भी ले लें, एप्पल का फोन लें, सब में पाइपलाइनिंग होती है। कहीं पे भी सिंगल साइकिल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, मल्टी साइकिल नहीं होती। अब आपका सवाल ये होगा कि अच्छा सिंगल साइकिल नहीं होती तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? वो इसलिए कि पाइपलाइनिंग आपको समझ नहीं आ सकती जब तक कि आप सिंगल साइकिल नहीं समझेंगे, क्योंकि इनिशियली सिंगल साइकिल ही होते थे प्रोसेसर्स और उनको फिर पाइपलाइन बाद में किया गया था। तो जब आपको एक दफा सिंगल साइकिल सही समझ आ जाएगा ना, तो फिर उसको पाइपलाइन में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी पाइपलाइन मीन पैरेलल प्रोसेसिंग। तो जो कुछ सिंगल साइकिल में होता है वही हम पाइपलाइन में करेंगे, लेकिन 5 इंस्ट्रक्शंस के साथ इकट्ठा कर देंगे। तो इसलिए हम लोग जो है ना सिंगल साइकिल इंप्लीमेंटेशन पढ़ने लगे हैं। So our first implementation of MIPS will use a single long clock cycle for every instruction. इस पे आप देखें, नोट करें, सिंगल लॉन्ग भी है। लॉन्ग क्यों है? क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन ने एक ही क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होना है। यानी कि ये जो टाइम है क्लॉक साइकिल का, लेट्स से 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड इतना होना चाहिए कि हर इंस्ट्रक्शन जो आपकी मिप्स की है ना, चाहे वो डिवाइड की है, मल्टीप्लाई की है, ऐड की है, उसको 1 सेकेंड में कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो रही तो मुझे इस साइकिल को बढ़ाना पड़ेगा। मसलन कोई डिवाइड की इंस्ट्रक्शन है वो 2 सेकेंड लेती है, तो मुझे अपने पूरे क्लॉक साइकिल को 2 सेकेंड का करना पड़ेगा ताकि कम से कम डिवाइड की भी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन बिगिंस ऑन 1 अप or down clock edge and ends up on the next up or down clock edge. So वो ये कह रहा है कि आपकी जो क्लॉक है, जी सर, क्लॉक साइकिल तो चेंज हो नहीं सकती, तो वो हम कैसे इसको चेंज करेंगे अगर आपने डिवीजन नहीं, बिल्कुल 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 गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये एट द टाइम ऑफ डिजाइन होगा। जिस वक्त आप हार्डवेयर बना रहे हैं उस वक्त आप डिसाइड करेंगे कि मेरी क्लॉक क्या होगी, उसके बाद तो वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हार्डवेयर के डिजाइन के वक्त आप देखेंगे कि आपने जब अपना हार्डवेयर बनाया तो आपकी स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन ने कितना टाइम दिया उस हार्डवेयर में इंप्लीमेंट होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। जितने सेकंड्स उतने लिए उतने सेकंड्स की आप क्लॉक बना देंगे, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमें शुरू में ही पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन वगैरह करने, जैसे जी बिल्कुल। आप सबसे पहले अपना प्रोसेसर डिजाइन जब करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट बनाते हैं कि भाई मेरे प्रोसेसर में ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस असेंबली की मेरे प्रोसेसर में होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ताकि कंपाइलर जो है, इतनी इंस्ट्रक्शंस तो हो ना कि कंपाइलर फिर आपके सी लैंग्वेज को उसमें असेंबली में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन सेट बनाएंगे बैठ के कि भाई मेरे प्रोसेसर में ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, शिफ्ट लेफ्ट होगा, शिफ्ट राइट होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना ये मुझे चाहिए। उसके बाद आप उन इंस्ट्रक्शंस का हार्डवेयर बनाएंगे, एडर बनाएंगे, सब्ट्रैक्टर बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि वो हार्डवेयर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेता है। तो मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, असल में तो ये नैनो सेकंड्स में हो रहा होता है। तो कितने नैनो सेकंड्स हार्डवेयर लेता है, उसमें फिर आप देखेंगे कि आपकी सबसे जो मुश्किल इंस्ट्रक्शन है वो कितने नैनो सेकंड लेती है। वो जितने नैनो सेकंड लेती है आप अपनी क्लॉक को उस स्पीड के ऊपर चलाना शुरू कर देंगे, फिर वो क्लॉक उसी स्पीड के ऊपर चलेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। ये है प्रोसेस डिजाइन का। सो फर्स्ट यू डिजाइन योर इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो पहले आपने इंस्ट्रक्शन सेट बना देनी है और उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, अब वो कहता है आगे कि जी क्या इन क्वेश्चन, ये किस तरह जज होगा सबसे मुश्किल इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है? वो आप जिस तरह के लिए नहीं, आपकी असेंबली की इंस्ट्रक्शंस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर तो असेंबली पे बना हुआ है। ठीक है, जो आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है वो तो कंपाइलर ने उसको असेंबली में चेंज करना है, तो वो तो कंपाइलर का मसला है। हमने तो देखना है असेंबली की कौन सी कॉम्प्लिकेटेड तरीन इंस्ट्रक्शन है, तो वो असेंबली में मसलन लेट्स से आप देखेंगे कि डिवाइड, आप उसको हार्डवेयर पे रन करेंगे हर इंस्ट्रक्शन को और टाइम नोट करेंगे कि कितना लगा। मसलन डिवाइड पे बहुत ज्यादा टाइम लगा तो बस डिवाइड आपकी स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन होगी, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि कंपाइलर जो है वो आपका कोड जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो भी लैंग्वेज हो,
अल्टीमेटली तो उसने उसको असेंबली की उन इंस्ट्रक्शंस में ही लिखना है जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी थी बनाते वक्त, ठीक है। तो अगर आपके उसमें 20 इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी आपकी पूरी जुबान में 20 लफ्ज हैं, तो जो ट्रांसलेटर है ये तो अब उसका काम है कि वो बड़ी मुश्किल जो भी इंग्लिश लिखी हुई है उसको उन 20 लफ्जों में ही बयान करे, उससे ज्यादा उसके पास है ही नहीं। तो वो फिर जो भी आपका ख्याल है, जो भी आप कन्वे करना चाह रहे थे, वो उन 20 लफ्जों को लेगा और उसके अंदर ही उसको लिखेगा। तो ये तो कंपाइलर करेगा, लेकिन हम हार्डवेयर बनाते वक्त कौन से 20 लफ्ज हमने रखने हैं ये हमारी चॉइस होगी, और फिर वो हर उनमें से कौन सा लफ्ज कितनी दे लेता है ये हम हार्डवेयर पे चला के देखेंगे। तो ये है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर, ठीक है। चलें यार, आज के लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, तो हम लोग कल इंशाल्लाह फिर बाकी क्लियर करेंगे। आज के लिए काफी है। And if you have any questions, you can ask. Otherwise, I can end the class. So there are no questions. Okay. ठीक है जी, thank you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।